नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में संकलित पहला पाठ अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के पास भिंगारी नदी पर स्थित है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सन 1944 में नेहरू जी को कारावास दिया गया और उन्हें अहमदनगर के किले में कैद रखा गया। इन्हीं 5 महीनों में नेहरू जी ने यह पुस्तक लिखी। पुस्तक के रूप में यह 1946 में प्रकाशित हुई। अहमदनगर का किला पाठ में इन्होंने क्या बताया है, आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। नेहरू जी की यह 9वीं जेल यात्रा थी जब इनको अहमदनगर के किले में कैद रखा गया था। और जब ये यहाँ पर पहुँचे थे, अर्थात इनको जब यहाँ कैद किया गया था तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। ये इनको किससे स्पष्ट हुआ, क्योंकि शुक्ल पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष वह होता है अमावस के अगले दिन से जो पूर्णिमा तक का समय होता है, वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। और अमावस के अगले दिन से ही चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जब नेहरू जी को कैद किया गया था तो उन्हें जो दूज का चांद है वो वहाँ पर दिखा था। नेहरू जी चांद को ही अपने बंदी जीवन का स्थायी साथी भी माने हैं। उनका कहना है कि मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर अर्थात साथी कौन रहा है? चांद ही रहा है। अतीत का बहार, इसमें नेहरू जी ने बताया है कि दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। जो अहमदनगर का किला था वहाँ की मिट्टी कैसी थी? बहुत ख़राब थी, पथरीली थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी है। दुर्भिसंधियाँ का अर्थ होता है षड्यंत्र। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, अर्थात अपनी सेना का संचालन किया था या मार्गदर्शन किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। नेहरू जी बताते हैं कि कारावास के दिनों में वे वहाँ पर बागवानी का काम करते थे। वहाँ की मिट्टी बहुत पथरीली और ख़राब थी, अतः उसे खोदकर साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती थी। वे खुदाई करते करते इस महल के इतिहास के बारे में सोचते हैं। इस महल ने अनेक युद्ध और राजमहलों के षड्यंत्र देखे हैं। उन्हें याद आती है एक ऐसी वीर स्त्री जो अपनी बहादुरी और साहस के कारण इतिहास में अमर हो गई है, वह है चांद बीबी। चांद बीबी के बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। जो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम थे, उनकी बेटी थी, और बीजापुर के अली आदिल शाह प्रथम की बेगम थी। अपने पिता के बनवाए किले की रक्षा के लिए अकबर की सेना के साथ चांद बीबी ने बहादुरी से
युद्ध किया था, लेकिन अपने ही लोगों के षड्यंत्र की शिकार हुई और इसकी हत्या कर दी गई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। गुंबद शब्द का अर्थ होता है जो इमारत का ऊपरी गोलाकार भाग होता है। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि अब उन्होंने कुदाल को छोड़कर अर्थात जो बागवानी का कार्य था उसे छोड़कर कलम उठा लिया, अर्थात अब वो लेखन कार्य करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अहमदनगर के किले में ही उन्होंने भारत की खोज पुस्तक को लिखा था, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर शब्द का अर्थ होता है जो इस्लाम और ईसाई के कुछ धर्मों में ईश्वर का संदेश लाने वाला होता है, उसे पैगंबर बोला जाता है। और अख्तियार शब्द का अर्थ होता है धारण करना। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। अतीत शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ। जैसा कि गेटे ने कहा है कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव अर्थात जो बीता हुआ है उसके दबाव के बारे में यहाँ पर नेहरू जी का क्या मानना है। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है। दम घोटू अर्थात यहाँ पर नेहरू जी ने दबाव को दम घोटने वाला बताया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। यहाँ पर नेहरू जी ने किसकी सभ्यताओं को, कौन कौन से देशों की सभ्यताओं को बहुत प्राचीन बताया है? भारत की और चीन की सभ्यताओं को बहुत प्राचीन बताया है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य, मानव के उन आश्चर्यजनक साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ। वारिस अर्थात मैं इन सब का उत्तराधिकारी हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता शब्द का अर्थ होता है बेशक या निसंदेह। एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और हस्तियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। अर्थात भावी शब्द से तात्पर्य है कि जो भविष्य में होने वाला है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ।
विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि अहमदनगर का किला नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी 9वीं जेल यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें यहाँ आए हुए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। वहाँ रहते हुए वे प्रकृति से भी जुड़े रहते थे और जेल में उनका जो स्थायी सहचर था वह कौन था? चांद था। किले का जो जीवन था उनका दूसरी जेलों की तरह यहाँ भी उन्होंने बागवानी करनी शुरू कर दी थी। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। यहीं पर चांद बीबी नाम की साहसी महिला ने अकबर की शाही सेना का विरोध किया था। वहाँ खुदाई करते हुए इमारतों के पुराने गुंबद मिले थे। नेहरू जी जेल से आज़ाद होकर लेखन कार्य करना चाहते थे, लेकिन वे भविष्य और अतीत के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहते थे। वे सिर्फ अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के बारे में लिखना चाहते थे। विरासत के रूप में नेहरू जी दबाव को दम घोटने वाला मानते थे। वे अपनी विरासत के विषय में विचार करते हुए कहते हैं कि क्या विजयों का उल्लास, पराजयों की दुखद यंत्रणा तथा मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य विरासत है। विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे समय से उनके मन में है। वे इसी बारे में लिखना चाहते हैं, लेकिन इस विषय की कठिनाई और जटिलता उन्हें भयभीत भी करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे इस विषय से सतही तौर पर नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मैं आपके लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर संबंधी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।